कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग आज साइंस की पहली क्लास कवर करेंगे और स्पेशली फॉर कनिसहायक यानी जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आपका होना है उसके लिए स्पेशली ये कनिसहायक की कनिसहायक की एग्जाम के लिए पहली आपकी साइंस की क्लास होगी। और चूंकि यूकेपीएससी ने आपने देखा होगा पिछले जो दो एग्जाम कराए आपका पुलिस वाला या पटवारी का जो एग्जाम कराया उसने उसमें भी कुछ क्वेश्चन साइंस के थे, बट वो जो साइंस थी वहाँ की जो साइंस थी वो बेसिकली एनवायरनमेंट साइंस की ओर ज़्यादा झुकी हुई थी। यानी कहीं ना कहीं उसका जो वेटेज था वो पर्यावरण विज्ञान की ओर था, एनवायरनमेंट साइंस की ओर था। और ये वाला चूंकि उसने सिलेबस में आपका लिखा है साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन मिला के 15 मार्क्स, यानी 15 मार्क्स का मतलब मान के चलो साइंस के 8 से 9 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 5 से 7 क्वेश्चन, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। और साइंस के क्वेश्चन सही हो गए तो आप मेरिट में आ जाओगे, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो साधारण पूछता है। यानी आप मान के चले जितने भी आप लोग छात्र तैयारी कर रहे हैं, जितने भी छात्र लगे पड़े हैं इतने लंबे समय से, उनके लिए उत्तराखंड बहुत बड़ी डील नहीं होती है, आप इसको ध्यान रखना। सेकंड थिंग जो है, चूंकि जीएस का जो पोर्शन है वो भी 12वीं का अगर आप क्वालिफिकेशन देख के चलते हैं 12वीं पास का, तो उसके हिसाब से जीएस भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहती है, यानी ठीक ठाक रहती है, एक सामान्य जीएस रहती है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि यूकेपीएससी ने आपको सिलेबस के आधार पर कैटेगराइज कर दिया है कि किससे कितने मार्क्स आएंगे, पॉलिटी आपको कितना पढ़ना है और इसके अलावा हिस्ट्री कितनी पढ़नी है, ज्योग्राफी कितनी पढ़नी है। ऐसे ही हम लोग साइंस की पहली क्लास को कवर करते हैं। इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था कि आप लोगों को कैसे अपने टॉपिक को तैयार करना है, कैसे आप लोग अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं, वो सब मैंने बताया हुआ है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद जैसे हमारी साइंस वगैरह की जो क्लासेस हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि 8 से 10 क्लासेस लगेंगी, यानी 10 क्लासेस मान के चलो साइंस की, जो 10 से 12 क्लासेस जितनी भी हैं, इन क्लासेस को कवर करने के बाद चूंकि रीजनिंग भी है और जीएस का जो पोर्शन है वो भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। जितना मैंने आपको लास्ट टाइम पे कवर करवाया वो आप लोग देखना, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले साइंस का जो टॉपिक है हम लोग एक, क्योंकि ये ध्यान रखना ये कोई हम लोग डीप स्टडी नहीं करने वाले। अब पेपर में तो फैक्ट पूछेगा, अब मैं डीप स्टडी करा के ना आपका टाइम खराब करना चाहता हूं ना खुद का, क्योंकि यहाँ पे कोई डीप पढ़ के कुछ फायदा तो है नहीं। और दूसरा, ये जो क्लासेस कवर करेंगे इसमें विभिन्न बैकग्राउंड के छात्र होंगे, यानी कहीं ना कहीं हमें अधिकतम 10वीं तक की साइंस का पोर्शन पता होना चाहिए, 10वीं 12वीं 10वीं 12वीं, वो भी बेसिक साइंस यानी जनरल साइंस जो व्यवहारिक है, ठीक है, जो हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से संबंध रखती है, ऐसी साइंस हमको कवर करनी है। तो आप लोगों ने पहले से ही दो टर्मिनोलॉजी सुनी होगी बच्चों, एक जीवाणु एक विषाणु, ठीक है, यानी बैक्टीरिया एंड वायरस आपने सुना होगा। देखो इस साइड लिखो आप जीवाणु जनित रोग, जीवाणु से, मतलब ऐसे कोई पूरा लिखना जीवाणु से होने वाले रोग, या ऐसे लिख देना जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग, ठीक है, जीवाणु से फैलने वाले रोग लिखो, फैलने वाले रोग। अब सबसे पहले जब मैंने ऐसा कर दिया तो आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जीवाणु से फैलने वाले रोग आप करा तो रहे हो, लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है या इनमें से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया से वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मानव शरीर है जो ह्यूमन है उसमें जो बीमारियां हैं, रोग हैं, वो तो होते ही होते हैं, आप लोग जानती हैं, अलग अलग रोगों से अलग अलग चीजें प्रभावित होती हैं। तो हमें बेसिकली इससे दो टाइप के क्वेश्चन कवर करने, एक तो इस जीवाणु से कौन सा रोग होता है, दूसरा जीवाणु का नाम नहीं पढ़ना, क्योंकि फिर जीवाणु का नाम पढ़ोगे बहुत लेंदी हो जाएगा आपके लिए। अगर आप कहोगे तो नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर दूंगा, बट लेकिन अगर आप ये कहोगे कि ये रोग जीवाणु से होता है तो उस जीवाणु का नाम क्या है, अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना जो रोग होगा, रोग का नाम, जीवाणु का नाम भी उससे लगभग मैच करता है। आप इस आधार पे देख सकते हैं कि जो रोग होगा उससे मिलता जुलता होगा जीवाणु का नाम भी, और यहाँ पे कवर करना कोई फायदा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं, बहुत रेयरली ऐसा पूछता है। और आप लोगों को अगर इंटरेस्ट होगा तो आप क्या करना, जो रोग मैं करा देता हूं आप वहां पे चेक कर लेना अपना, जो आप लोग गूगल वगैरह करते हैं वहां चेक कर लेना कि ये किस जीवाणु से होता है, ये किस जीवाणु से होता है, ये किस वायरस से होता है, ठीक है। देखो जीवाणु द्वारा जो फैलने वाले रोग हैं बच्चों, उसका बेसिकली जो नाम है उसमें लिखो टिटेनस, पहला लिखो सीधे लिख देना टिटेनस या टिटनेस जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। ये बच्चों एक जीवाणु से फैलने वाला रोग है पहला, ठीक है। सेकंड लिखो आप लोग डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, ठीक है। थर्ड लिखो क्षय रोग, जिसको आप टीबी बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, क्षय रोग, ठीक है। टीवी नहीं कहा, टेलीविजन में समझ देना अभी इसको। अगला लिखो आप लोग निमोनिया,
निमोनिया। निमोनिया भी एक जो रोग है बच्चों, वो किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो प्लेग। क्या लिखोगे? प्लेग। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सीधे सीधे काली खांसी। क्या लिखोगे? काली खांसी। ठीक है, काली खांसी। यानी कौन कौन सा? टिटेनस, डिफिथीरिया, क्षय रोग, निमोनिया, प्लेग और इसके अलावा क्या? काली खांसी। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य रोग होते हैं बच्चों, एक लिखो हैजा, एक कुष्ठ रोग लिखो, एक मियादी बुखार लिखो। एक लिख लो हैजा, एक कुष्ठ रोग लिखो, कुष्ठ रोग, एक लिखो मियादी बुखार, मियादी बुखार। ठीक है, तो ये जो बेसिकली रोग है बच्चों, टिटेनस है, डिफिथीरिया है, क्षय रोग है, निमोनिया है, प्लेग है, काली खांसी है, हैजा, कुष्ठ रोग और मियादी बुखार, ये किससे फैलने वाले रोग हैं? जीवाणु से फैलने वाले रोग हैं। ठीक है, इसी के अंदर एक सिफिलिस लिखो, एक मेनिनजाइटिस लिखो। ठीक है, सिफिलिस और मेनिनजाइटिस। एक लिखो मेनिनजाइटिस, एक सिफिलिस। ठीक है, ये हैं आपके किससे फैलने वाले रोग? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाले रोग। अब देखो यहां से प्रश्न कैसे पूछता है। क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु से फैलने वाला रोग है? अब आप कहोगे सर इतने रोग हम याद कैसे करें? ठीक है, अब याद कैसे करें, आप कैसे कॉमन सेंस लगा सकते हो इसमें? ऐसे देखो, कभी आपने सुना क्या इसको जो सामने वाला बंदा है इसको इसके संपर्क में मत जाओ, टीबी फैल जाएगा। ये फैलने वाले ऐसे नहीं, ये तो क्योंकि बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग हैं, यानी किसी के संपर्क में आने या किसी से टच करने से ये नहीं फैलते हैं, इसमें कोई वायरस नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रोग हैं, टिटेनस, डिफिथीरिया, क्षय रोग, निमोनिया, प्लेग, काली खांसी, हैजा, कुष्ठ रोग, मियादी बुखार, मेनिनजाइटिस और सिफिलिस, ठीक है, ये किससे फैलने वाले रोग है? अपने आप में बैक्टीरिया से फैलने वाले। तो प्रश्न आपसे सीधे सीधे यही पूछता है कि इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से फैलता है, इनमें से कौन सा रोग अपने आप में विषाणु से फैलता है। अब देखना, बेसिकली कभी कभी क्वेश्चन पूछता है निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है, फेफड़ा लिख दो इसको प्रभावित, ऐसे लिखो फेफड़ा प्रभावित। ठीक है, यानी निमोनिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है शरीर का वो कौन सा है? फेफड़ा है। इसको ध्यान रखना कि निमोनिया से क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। हैजा से पूछता है तो आंत प्रभावित होती है। ठीक है, हैजा किसको प्रभावित करता है? शरीर में आंत क्या होती है? इससे प्रभावित होती है। इसको ध्यान रखना, बेसिकली हैजा जो है आंतों को क्या कर देता है? इंसान के प्रभावित करता है। तो निमोनिया पूछता है तो फेफड़े को प्रभावित करेगा, हैजा पूछेगा आंत को प्रभावित करेगा, या इसको आहार नली भी बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? आंत, या इसके अलावा इसको भी प्रभावित करता है आहार नली को, जो इंसान की भोजन की नली होती है ना, आहार नली, उसको। और इसके लिए जो टिटनेस है वो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जो होता है इंसान का, तंत्रिका तंत्र, ये टिटनेस क्या करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? ये प्रभावित करता है। तो आप इसको जैसे भी हो किसी भी तरीके से उसको याद कर लेना। डिफिथीरिया करता है श्वास नली को, जो आपकी सांस लेने की नली है ना, उसको ये प्रभावित करता है। इसको आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। ठीक है, अब क्षय रोग वगैरह उतना नहीं पूछता है, बेसिकली इससे पूछता है एक मेनिनजाइटिस कर दो, इसको इंपोर्टेंट कर देना, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, माइंड को। ठीक है, मस्तिष्क। तो आपका अगर क्वेश्चन यहां से पूछता है तो मुझे लगता है कि आप जीवाणु से फैलने वाले रोग को इजीली टिक कर लोगे। यानी टिटनेस 1, डिफिथीरिया 2, क्षय रोग 3, निमोनिया 4, प्लेग 5, काली खांसी 6, हैजा 7, कुष्ठ रोग 8, मियादी बुखार 9, मेनिनजाइटिस 10 और सिफिलिस 11। ये बड़े रोग हैं, ये इंपॉर्टेंट रोग हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है जनरल नॉलेज के आधार पे, जनरल साइंस के आधार पे, कि इनमें से कौन सा एक जीवाणु से फैलने वाला रोग है। तो आपको जीवाणु से फैलने वाले रोगों के नाम पता होना चाहिए, बाकी इसका बैक्टीरिया कौन सा है, ये कौन सा है, इतना आपके लेवल पे नहीं पूछेगा। यानी 12वीं क्वालिफिकेशन है तो इसका भी पूछे ये कौन सा जीवाणु है, फिर इतना मुझे लगता है कि थोड़ा हार्ड लेवल का पेपर आपका बनेगा, तभी पूछ सकता है। तो मैं आपसे कहूंगा एक आध चीज, जैसे एक ये है टीबी, इसका जीवाणु लिख सकते हो आप लोग, निमोनिया का लिख सकते हो, प्लेग का लिख सकते हो, हैजा का लिख सकते हो, और इसके अलावा एक टिटनेस का। ये 4, यानी आप देखना क्या क्या, एक ये, एक क्षय रोग 2, निमोनिया 3, प्लेग 4,
हैजा 5। ये 5 ऐसे रोग हैं बच्चों जिसका आप क्या कर लेना, बैक्टीरिया का नाम, इसके जीवाणु का नाम क्या है ये देख लेना है, ठीक है। अगर आप कहोगे सर ना हमें नहीं देखना, आप ही करा दो, तो नेक्स्ट क्लास का आप लोग वेट कर लेना, ठीक है। इनके जीवाणु कौन कौन से हैं, ये पहला था आपका। दूसरा, इसी प्रकार से सिर्फ जीवाणु ही नहीं बच्चों, इंसान में विषाणु के द्वारा भी कई क्या होते हैं, रोग फैलते हैं, यानी वायरस से फैलने वाले अपने आप में कुछ क्या होते हैं, रोग होते हैं। तो सेकंड लिखो आप, वायरस यानी विषाणु के द्वारा, ठीक है। जैसे आपका कोविड था ना, कोविड किससे, जीवाणु से, बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से, ठीक है, क्योंकि कोविड जो है विषाणु जनित रोग है, विषाणु से फैलने वाला है, यानी वायरस से फैलने वाला है, ठीक है। तो सेकंड क्या क्या लिखोगे आप, विषाणु यानी वायरस से फैलने वाला रोग जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो लिखो विषाणु, विषाणु से फैलने वाले रोग, यानी कौन कौन से रोग विषाणु से फैलते हैं, तो इनके नाम लिख लो एक सबसे पहले, ठीक है। पहला नाम लिखो एड्स, एड्स, ठीक है, पहला ये किससे फैलता है, विषाणु जनित रोग है। दूसरा लिखो डेंगू ज्वर, डेंगू ज्वर, ठीक है। थर्ड आप लिख लो खसरा, थर्ड क्या लिखोगे, खसरा। फोर्थ लिखो ट्रेकोमा, क्या लिखोगे, ट्रेकोमा। फिफ्थ लिखो रेबीज, ठीक है। नेक्स्ट लिखो हेपेटाइटिस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस, ठीक है, लिखो हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे ये किससे फैलने वाला रोग है, ठीक है। इसके अलावा लिखो आप लोग पोलियो लिखो, इन्फ्लुएंजा लिखो। नेक्स्ट क्या लिखो, पोलियो, पोलियो भी इसी से फैलता है, ठीक है बच्चों, पोलियो का भी वायरस होता है, ठीक। इसके अलावा अगला क्या लिखोगे आप लोग, इन्फ्लुएंजा, क्या लिखोगे, इन्फ्लुएंजा लिखो। इन्फ्लुएंजा भी किससे फैलता है अपने आप में, ये विषाणु जनित रोग है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो चेचक, छोटी माता और गलसुका, ठीक है। चेचक लिखो, चेचक का रोग भी होता है। इसी प्रकार से एक छोटी माता नामक रोग होता है, छोटी माता, ठीक है। और जैसे छोटी माता के अलावा एक लिखो अगला, गलसुआ और मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस दोनों से होता है, ठीक है, गलसुआ भी लिखो, गलसुआ, ठीक है। और मेनिनजाइटिस भी चाहो तो लिख लो, वैसे दोनों से होता हो, ठीक। तो अब देखो ये बेसिकली ये बड़े रोग हैं जो, अब इसके अलावा और भी होते हैं, ये कोविड भी लिख लो चाहते हो तो, और भी होते हैं तो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बेसिक इंपोर्टेंट देखेंगे कि कौन से रोग अपने आप में किससे फैलते हैं, विषाणु के द्वारा फैलते हैं, यानी विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंस सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे। तो ये जो है सबसे मेन जो है विषाणु से फैलने वाला रोग है, डेंगू ज्वर है, खसरा है, ट्रेकोमा है, रेबीज है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक, छोटी माता और गलसुआ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है, विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है, जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है, जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है, ये इस प्रकार के। और हाँ, ध्यान रखना ये जो क्लासेस हैं आने वाले आरओ एआरओ के जनरल साइंस का पोर्शन भी कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां भी आपकी जनरल साइंस है, वहां भी आपका ये काम आएगा। अब देखो एड्स जो है बच्चों पूरे के पूरे प्रतिरक्षा प्रणाली को, यानी इसका जो एचआईवी है, यानी एड्स जो है पूरी प्रतिरक्षा प्रणाली, इंसान के जो अपने आप में प्रतिरक्षा प्रणाली पूरे शरीर को प्रभावित करती है, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली, ठीक है, इसको क्या करती है, अपने आप में प्रभावित करती है। प्रभावित लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पे आप समझ जाना कि प्रभावित लिख रहा है, कौन सा किसको प्रभावित करता है। खसरा जो है बच्चों ना, खसरा ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, पूरी होल सोल बॉडी को क्या करता है, प्रभावित करता है, संपूर्ण शरीर को। इसके अलावा ट्रेकोमा जो है बच्चों आंख की कार्निया को प्रभावित करता है, ये कार्निया को क्या करता है, प्रभावित करता है, इसको ध्यान रखना। ये क्या लिख रहा हूं मैं समझ जाना, इसका ये मतलब नहीं कि इसको हिंदी में ये कहते हैं, कोई भरोसा नहीं है आप लोगों का। ट्रेकोमा जो है कार्निया को प्रभावित करता है आंख में, ठीक। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस या पोलिया है वो यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है, हेपेटाइटिस जो प्रभावित करता है वो यकृत को करता है इंसान में, ये ध्यान में आप लोग रखना, ठीक है। इंपोर्टेंट मैं आपको बता देता हूं जो जिसको प्रभावित करेगा। रेबीज जो होगा वो तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, ये रेबीज जो है अपने आप में प्रभावित करता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, चेचक और छोटी माता जो है बच्चों वो तीन के तीन क्या करते हैं, इन्फ्लुएंजा, चेचक और छोटी माता ये पूरी होल सोल बॉडी को प्रभावित करते हैं, ठीक है, संपूर्ण शरीर लिख दो इसमें। इसके माध्यम से इंसान की होल सोल बॉडी क्या होती है, प्रभावित होती है, संपूर्ण शरीर जो है इससे क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। इसके अलावा गलसुआ जो है बताओ पैराथायराइड ग्रंथि को करता है, मेनिनजाइटिस मस्तिष्क को करता है, ठीक है, मेनिनजाइटिस मैंने लिखा नहीं है, गलसुआ पैराथायराइड ग्रंथि को प्रभावित कर रहा है।
ग्रंथि को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। इसको भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये कौन सा किसको प्रभावित करता है, इससे ज्यादा ये जो क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं कि सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि विषाणु से जनित रोग कौन सा है, जीवाणु से जनित रोग कौन सा है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अब जब मैं इसकी नेक्स्ट क्लास आपको दूंगा, उसकी स्टार्टिंग में क्या क्वेश्चन दूंगा, प्रमुख जीवाणु जो जिससे जीवाणु और विषाणु, ठीक है, यानी कौन से रोग में कौन सा विषाणु होता है, कौन सा जीवाणु होता है, ये क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वाली जो हमारी जो साइंस की क्लास आएगी उसमें हम लोग इसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। आप लोग इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था आपका जीवाणु और विषाणु जनित रोग। इसके बाद देखना बच्चों कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आते हैं, यानी क्योंकि तथ्यात्मक है क्लास, कंप्लीटली जो आपकी क्लासेस चलेंगी वो साइंस की पूरे फैक्ट बेस्ड चलेंगी, सिर्फ और सिर्फ उसमें तथ्य पढ़ाए जाएंगे, वही आपको ध्यान में रखना है। तो लिखो, सबसे पहले लिखो जैसे जीवाणु की खोज कब हुई थी। देखो जो बच्चों आपका बैक्टीरिया है, ये जीवाणु जो है ये 1683 में ये सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है। और इसको खोजने का जो श्रेय जाता है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने इसको खोजा था, ठीक है। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ठीक है। यानी आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि जीवाणु की खोज किसने की थी, यानी इसके खोजकर्ता कौन थे, तो आपका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा ल्यूवेनहॉक, ठीक है। इतना भी अगर आप याद करोगे तो आपका काम बन जाएगा। जीवाणु की खोज पूछता है, बहुत बार पूछा है कि जीवाणु की खोज किसने की थी, तो इसको ध्यान में रखना आप, इसकी खोज की थी बच्चों किसने, ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट अपने आप पर रहता है, ठीक है। इसके अलावा देखना, इसको जो जीवाणु नाम दिया था बच्चों, नाम किसी और व्यक्ति ने दिया था, ठीक है। उसने तो खोज की थी, इसको नाम किसने दिया था ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो इसको नाम दिया था अपने आप में, ठीक है, इसको नाम किसने दिया था, देखना ये जो नाम दिया है ल्यूवेन, ये मतलब अपने आप में ये नाम किसके द्वारा दिया गया था, ये भी अपने आप में क्या रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है एहरेनबर्ग के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया था, एहरेनबर्ग, एहरेनबर्ग के द्वारा क्या नाम दिया था अपने आप में, इसको ये जीवाणु नाम दिया था। किसके द्वारा दिया गया था, एहरेनबर्ग के द्वारा। 1829 में इसका नाम पड़ा जीवाणु, ठीक है। 1829 में इसको क्या नाम दिया गया था, जीवाणु नाम से इसको संबोधित किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक। इसके अलावा देखना, एक एंटीबायोटिक पढ़ा होगा आपने जो जीवाणु को खत्म करता है, जीवाणु के खिलाफ लड़ता है, एंटीबायोटिक शब्द, एंटीबायोटिक शब्द ये दिया था बच्चों सेलमैन वॉक्समैन ने, ठीक है। क्या दिया था, सेलमैन वॉक्समैन, सेलमैन वॉक्समैन, ठीक है। एंटीबायोटिक शब्द के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, सेलमैन वॉक्समैन थे। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसके अलावा एक जो खोज है बच्चों किसकी, कालरा व तपेदिक जीवाणु की खोज लिखो, वो की थी रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। लिखो कालरा प्लस तपेदिक जीवाणु, तपेदिक जीवाणु, ठीक है, की खोज। यानी अपने आप में कालरा और तपेदिक जो जीवाणु होता है बच्चों, तपेदिक लिखो, पे कर देना इसको, तपेदिक जीवाणु, इसकी खोज किसने की थी, कालरा व तपेदिक जीवाणु की अगर आपसे खोज पूछता है तो ये खोज की थी बच्चों रॉबर्ट कोच के द्वारा, ठीक है। ये किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट कोच के द्वारा, रॉबर्ट कोच के द्वारा इन जीवाणु की क्या गई थी, खोज की गई थी। ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखना है कि जो मटर होते हैं बच्चों, उसके पौधे होते हैं, उसकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, यानी नाइट्रोजन का स्टेबलाइजेशन होता है, वो किसके द्वारा, कौन से जीवाणु के द्वारा होता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। लिखो मटर के पौधों की जड़ों में, मटर के पौधे की जड़ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो मटर के पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन को स्टेबलाइज करता है, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ये आपको पता होना चाहिए। यह है राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना इसको, यह है राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम यानी मटर के पौधों की जड़ों में जो अपने आप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया वो कौन सा है, राइबोजियम। अगला देखना इसी में, ठीक है। राइजोबियम प्लस बेडी राइजोबियम, एक इसके साथ दूसरा कौन सा आता है, बेडी राइजोबियम, बेडी राइजोबियम,
बीएम नामक क्या आता है, इसमें जीवाणु आता है। इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि मटर के पौधों में के जड़ों में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है वो किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा राइजोबियम बैडी राइजोबियम नामक जीवाणु। इसको नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद जो अगला आता है बच्चों, इसी प्रकार से वायुमंडल में भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, वो भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। लिखो, वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का जो स्टेबलाइजेशन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, यह है एनाबीना और नास्टाक, ठीक है। लिखो, एनाबीना प्लस नास्टाक, एनाबीना प्लस नास्टाक नामक क्या होते हैं अपने आप में, नास्टाक साइनोबैक्टीरिया। लिखो, नास्टाक साइनोबैक्टीरिया, पूरा एक है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया यानी जीवाणु। तो अपने आप में इसको ध्यान में रखना आप लोग, एनाबीना जो और ये अपने आप में ये है, क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। एनाबीना और साइनोबैक्टीरिया जो है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, कहां पर, अपने आप में वायुमंडल में, ठीक है, बैक्टीरिया। इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में रहता है, ठीक है। इसके बाद देखो जीवाणु बच्चों, जीवाणु क्या होता है, इसको क्या माना जाता है, बेसिकली पादप माना जाता है, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, जीवाणु को पादप क्यों माना जाता है, जीवाणु को पादप क्यों माना जाता है, यहां पे क्यों कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि इसमें जो बच्चों एक चीज पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, यानी जो सेल होती है वो कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्यों, इसके ब्रैकेट में लिखो, कोशिका भित्ति के कारण, कोशिका मतलब सेल, ठीक है, भित्ति के कारण, ठीक है। क्यों इसको कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है, इसीलिए जीवाणु को क्या माना जाता है, अपने आप में एक पादप के रूप में भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसका जो बच्चों सबसे पहले कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल संवर्धन किया था, लिखो, सर्वप्रथम कृत्रिम आर्टिफिशियल संवर्धन यानी आर्टिफिशियली जो इसको बनाया गया था वो बनाया गया था रॉबर्ट कोच के द्वारा, ठीक है। लिखो, रॉबर्ट कोच के द्वारा, रॉबर्ट कोच के द्वारा सबसे पहले, ठीक है यार, सर्वप्रथम भी लिख देना इसको, ठीक है। रॉबर्ट कोच के द्वारा जीवाणु का किया गया था, सबसे पहले आर्टिफिशियल रूप से इसको संवर्धित किया गया था रॉबर्ट कोच के द्वारा, ठीक है। लैंगिक जनन की खोज किसने की थी, अगला लिखो, लैंडबर्ग और टाटम ने, ठीक है। इसी के लिए इसको नोबेल भी मिला था, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, लैंगिक जनन की खोज, यानी जीवाणु में लैंगिक जनन की जो खोज की थी वो किसके द्वारा की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये की गई थी बच्चों लैंडबर्ग और टाटम के द्वारा। क्या लिखोगे, लैंडबर्ग और टाटम, लैंडबर्ग प्लस टाटम के द्वारा, और इसी खोज के लिए इनको नोबेल भी मिला था, ब्रैकेट में लिखो, नोबेल विजेता, नोबेल पुरस्कार है ना, इसी लैंडबर्ग और टाटम को जो है अपने आप में जीवाणु में लैंगिक रूप से जो जनन होता है उसकी खोज के लिए क्या दिया गया था, अपने आप में नोबेल। अब कैसा लग रहा है आप लोगों को, आप खुद ही बताना, क्योंकि बहुत सालों के बाद आप अजय पाल, श्याम शाह और महापति शाह, इसके अलावा चंद गोरखा उत्तराखंड से बाहर आके एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कई बच्चों के दिमाग में कुछ ये नाम ही नहीं घुस पा रहे होंगे, ठीक है, होता है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अगला लिखो, दूध को खराब करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, दूध को खराब करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, तो दूध खराब हो जाता है ना, फट जाता है, यानी जो बैक्टीरिया होता है उसमें, उसका नाम है बच्चों लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। लिखो, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है बच्चों दूध को क्या करता है, खराब कर देता है, ये भी इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अगला लिखना आपको, भोजन में जो विषाक्तता होती है, भोजन जब जहरीला हो जाता है ना, भोजन जब वो हो जाता है, फूड पॉइजनिंग कहते हैं, भोजन विषाक्तता के, विषाक्त किसके कारण होता है, कौन से जीवाणु के कारण होता है, इसको बोला जाता है क्लारिडियम, 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 ऐसे लिखो, क्लारिडियम, ठीक है, नामक जीवाणु के द्वारा, यानी अपने आप पे जो भोजन विषाक्त है बच्चों, क्लारिडियम, ऐसे कर दो, ऐसे करना, रुकना एक मिनट, क्लारिडियम ऐसे कर देना है, ठीक है। ये जो क्लारिडियम नामक जो बच्चों क्या है अपने आप में बैक्टीरिया है, ये भोजन में विषाक्तता का मुख्य कारण होता है, यानी भोजन जो विषाक्त होता है इसी बैक्टीरिया के कारण होता है, इसको भी ध्यान में अपने आप में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, मनुष्य की आंत में, जो मनुष्य की आंत होती है इसमें पाया जाता है, तो
एशरिकिया, ठीक है, लिखो एशरिकिया नामक क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। इसको भी आप लोग क्या करोगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना, ठीक है। एशरिकिया नामक जो बैक्टीरिया, एशरिकिया कोली बोला जाता है इसको, जो कि मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो 3 के 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो दूध को खराब करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, भोजन में विषाक्तता के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है, मनुष्य की आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, ये ध्यान में आप लोग रखोगे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जीवाणु का लिखो। सबसे छोटे जो जीवाणु होते हैं उसका आकार गोल आकार होते हैं, ठीक है। सबसे छोटे जीवाणु जो होते हैं अपने आप में, यानी बैक्टीरिया, किस शेप के होते हैं, गोल होते हैं, ठीक है। गोल आकार, राउंड शेप होता है इनका। ये सबसे छोटे जो अपने आप में जीवाणु होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन हम लोग किसके कर देते हैं, वायरस के, यानी कुछ फैक्ट वायरस के भी लिख लेते हैं। इसी में लिखना, आप साइंस की एक कॉपी बना देना। अगला लिखो, वायरस को नष्ट करने वाला पदार्थ कौन सा होता है, वायरस को नष्ट करने वाला पदार्थ लिखो। वायरस को नष्ट करने वाला पदार्थ कौन सा होता है, इसका नाम है बच्चों इंटरफेरान, ठीक है। ये खुद ही जनरेट होता है, इंटरफेरान लिखो। इंटरफेरान जो पदार्थ है ये किसको नष्ट करता है अपने आप में, बैक्टीरिया को, वायरस को, ठीक है। अगला लिखो, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा है, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव। इस प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव का जो नाम है वो है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया कर देना इसको, लिखो साइनोबैक्टीरिया, जो अपने आप में क्या है, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वायरस किसके बने होते हैं, वायरस किसके बने होते हैं, ये है बच्चों न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। इंपोर्टेंट कर देना इसको, न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी वायरस जो बनता है अपने आप में किस चीज से बनता है, वो न्यूक्लियो प्रोटीन से बनता है, ठीक है। खोज लिखो, विषाणु की खोज लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट। विषाणु की जो खोज की थी वो किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी बच्चों इवानोकी के द्वारा, इवानोकी के द्वारा किसकी खोज की गई थी, विषाणु की खोज की गई थी, इसको ध्यान रखना। और इसने क्या किया था, जो तंबाकू का पौधा है उसमें मोजाइक रोग के दौरान, ठीक है, ये तंबाकू के पौधे में मोजाइक रोग पाया जाता है, उसके दौरान इसकी खोज हुई थी, ठीक है। तंबाकू के पौधे में मोजाइक रोग के दौरान लिखो, पौधे में मोजाइक रोग के दौरान इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। यानी विषाणु की खोज किसने की, इवानोकी के द्वारा, ठीक है। अगला लिखो, जंतु विषाणु और पादप विषाणु में जो बेसिक अंतर होता है काय का होता है, लिखो ऐसे लिखो, एक लिख दो जंतु में जो विषाणु पाया जाता है, जंतु विषाणु, और एक यहाँ पे लिखो पादप विषाणु, ठीक है, जो पौधों में, प्लांट में पादप विषाणु। इसमें जो बेसिक जो डिफरेंस होता है बच्चों, जंतु विषाणु में पाया जाता है बच्चों डीएनए, और पादप विषाणु में पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए, ठीक है। इसमें जो पाया जाता है बेसिकली डीएनए, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और इसमें जो होता है इसमें आरएनए पाया जाता है बेसिकली, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल आपने सुना भी होगा जब आप बचपन में पढ़ते होंगे, डीएनए, आरएनए, ये सब। तो जंतु विषाणु में पाया जाता है डीएनए, इसके जो न्यूक्लिक एसिड होता है न्यूक्लिक अम्ल में, और इसके पादप विषाणु में आरएनए पाया जाता है, ठीक है। आरएनए कहाँ, न्यूक्लिक अम्ल में, इसके न्यूक्लिक अम्ल, ऐसे ही रटो, कोई ऑप्शन नहीं है। आपसे सीधे सीधे पूछेगा पादप विषाणु और में क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है, ये पाया जाता है, तो ध्यान रखना। और इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन लिख रहा है आपको, रेट्रो विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, रेट्रो विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, ये होता है बच्चों आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये आरएनए अपने आप में क्या होता है, इसका अपने आप में आनुवांशिक पदार्थ इसमें पाया जाता है, ठीक है। ये था आपका जीवाणु और विषाणु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके खनिज सहायक स्पेशली और आगे आरओ एआरओ का जो एग्जाम आएगा उसके दृष्टिगत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका वहां भी साइंस है, और जब तक आप मान के चलो यूकेपीएससी एग्जाम कराएगा वो साइंस पूछेगा ही पूछेगा, जनरल साइंस, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को देख लेना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।